आज का कोट है, देयर आर पीपल इन दी वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन दी फॉर्म ऑफ ब्रीड। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी कि जो इंसान इस दुनिया में भूखा है उसे उसके भगवान खाने में ही दिखाई देते हैं। वाकई में जो इंसान भूखमरी से मर रहा है उसके लिए मंदिर या मस्जिद में भगवान नहीं दिखते हैं, उसको तो बस खाने से मतलब है। 2 वक्त की रोटी अगर उसे मिलती है तो उसके भगवान उसी में है। जिसने रोटी वो खिला दी उसके लिए उस वक्त वो इंसान ही भगवान बन जाता है। ठीक इसी तरह जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं या किसी होटल वगैरह में खाना खाते हैं, भोजनालय में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर हम जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं, क्योंकि हमें सब्जी खरीदनी है तो हमें केवल सब्जी से मतलब होता है। सब्जी वाले की जाति कास्ट या धर्म से मतलब नहीं होता। हम होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए किसी भी भोजनालय में, तो वहाँ भी हमें खाने से मतलब होता है। कौन बना रहा है या कौन उसको कहाँ से चीज़ें खरीद कर लाएगा उससे हमें मतलब नहीं होता है। ठीक इसी तरह हम जाति धर्म से ऊपर उठकर अगर इंसान बनते हैं तो कहते हैं कि भगवान तो हर चीज़ में है, तो वो तो हमें मिलकर रहेगा ना। हमें अपना काम करना है, वो भी काम ऐसे करना है कि कोई ऊपर नीचे ना रहे। जितनी भी ये चीज़ें हमने विडंबनाएं बना रखी हैं, इन सारी चीज़ों को हटाकर हमें एक इंसान बनना है। तो भगवान हमें वैसे भी मिलेंगे, क्योंकि हर चीज़ में हम लोग बोलते हैं कि हर चीज़ में भगवान है। तो कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड जिससे आज एमपीपीएससी का मुद्दा भटका हुआ है, और अभी तक हमने 2 आयोग पढ़े हैं, एसटी और एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा है। इसके बाद में हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे, जिससे अभी एमपीपीएससी का मुद्दा काफ़ी बढ़ चुका है और 1 साल होने वाला है, मेंस भी नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस आयोग के बारे में समझेंगे। देखो, ये जो टॉपिक्स होते हैं, जो ये आयोग हैं, एसटी एससी ओबीसी आयोग, इन सब में ना क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स है वह पॉलिटिक्स बहुत की जाती है। ओबीसी जनरल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी एससी ओबीसी जनरल, इन सब के आरक्षण के बेस पे पॉलिटिक्स बहुत होती है। आज वही दौर चल रहा है जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है जाति धर्म के नाम पर, और ये पॉलिटिक्स कभी मुश्किल से होगा कि कभी ख़त्म होगी, क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स है उनको एक मुद्दा चाहिए, मंदिर का मुद्दा चाहिए, जाति धर्म के मुद्दे चाहिए हैं, और जो मेन मुद्दे होते हैं उनसे लोग भटक जाते हैं। जो मेन मुद्दे होते हैं उन पर लोग उन पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जब लोगों की भावनाओं से चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो जो मेन मुद्दे होते हैं उनको समझ नहीं पाते हैं कि असली मुद्दा है क्या। और जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं, धर्म संस्कृति, ये सारी भावनात्मक चीज़ें होती है, और यहाँ पर पॉलिटिक्स खेलना बहुत आसान होता है। तो इस तरह मैं अपने कोटेशन से रिलेटेड जो शब्द हैं उनको विराम देकर आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस आयोग के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट की जो साइड है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये एक अथेंटिक चीज़ है। इसको हम देख लेंगे तो हमें एक सारी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में हम शॉर्ट नोट बना लेंगे और उसके बाद में लास्ट में एक दर्शन कर लेंगे विकिपीडिया के। तो इस आयोग की साइड में सबसे ऊपर लिखा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सब इसके बाद दिया है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये संविधान के कौन से आर्टिकल में आती है। संविधान के आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है, तो इसकी एक मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाउट अस, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा है कि 1993 में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके लिए एक एक्ट पारित होता है। वो कौन सा एक्ट था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। 1993 में ये वाला एक्ट आता है। इसके बाद में 2016 तक 7 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। 2018 में
15 अगस्त 2018 में ये फाइनली आयोग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हुआ क्या था कि जो पुराना एक्ट था उसमें 7 बार संशोधन किया गया, 8वीं बार 102 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस आयोग को प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में तैयार किया गया है अच्छे से, और ये पारित कर दिया गया। इसके बाद 3rd पैराग्राफ में लिखा है कि इसमें कौन कौन चेयरमैन है, कौन वाइस चेयरमैन है और कौन सदस्य है। तो पहले अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है वो है डॉक्टर भगवान लाल साहनी जी। उसके अलावा 3 मेंबर हैं और एक वाइस चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। और इसके अलावा भी इस आयोग में एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इसी आयोग में है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति आयोग था, अनुसूचित जनजाति आयोग था, उसमें सेक्रेटरी का कोई जिक्र नहीं था, उसमें केवल चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे और 3 मेंबर थे। लेकिन इस आयोग में एक सेक्रेटरी, एक बॉडी जोड़ी गई है, एक अलग से डिपार्टमेंट जोड़ दिया गया है सेक्रेटरी का। इसके बाद में हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कुछ इस तरह का दिया है कि इसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर के अलावा एक सेक्रेटरी होगा, और सेक्रेटरी के अंडर में कौन कौन सी लोग काम करेंगे उसके बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो आप इस स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल सकते हैं गवर्नमेंट की साइट पर जाकर। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। कंपोजिशन ऑफ द कमीशन में 2 दिए हुए हैं, एक जो अभी वर्तमान में है और एक जो पिछले साल का था। तो पिछले साल मतलब इसके पहले का जो कार्यकाल था उसमें कौन कौन ऐसे चेयरपर्सन थे, वाइस चेयरपर्सन थे और मेंबर थे। तो वर्तमान में कौन है हमें ये देखना है, तो हम इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। वर्तमान में जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन वो कौन है? वो है भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी जी चेयरपर्सन है वर्तमान में। इसके बाद वाइस चेयरपर्सन है लोकेश कुमार प्रजापति। लोकेश कुमार प्रजापति के बाद 3 मेंबर और दिए गए हैं। उन मेंबरों के नाम कुछ इस तरह हैं: डॉक्टर सुधा यादव, श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल, श्री आचार्य तालूजी, श्री आचार्य तालूजी। उसके बाद में एक सेक्रेटरी जी का नाम दिया है, वो कौन है? श्री आनंद कुमार जी हैं सेक्रेटरी इस आयोग के। इसके बाद में हम एक्ट देख लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से एक्ट आए हैं एनजीबीसी में। तो अभी तक 4 एक्ट इन लोगों ने पारित किए हैं। पहला एक्ट आया था 1993 में। 1993 में जो एक्ट आया था उसका नाम था एनजीबीसी एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। उसके बाद में 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 आता है, जिसमें ये जो आयोग है ये पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। जो अभी वर्तमान में आयोग है वो इसी अधिनियम के अधीन है, और इसमें क्लॉज 5 वो है, जो सेक्शन 5 है उसमें इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है उसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स के बारे में दिए हैं, उनके रूल्स वगैरह दिए हैं इस पीडीएफ में। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रीमी लेयर के बारे में, जो अगला पॉइंट दिया है। तो क्रीमी लेयर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्रीमी लेयर ओबीसी में दी जाती है। उससे क्या होता है कि एक आपकी जो इनकम सोर्स है, इनकम की एक लिमिट रख दी गई है। क्रीमी लेयर के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आपकी फैमिली की जो इनकम है कुछ ज़्यादा हो जाती है तो आप जनरल में काउंट करेंगे। आपको जो आरक्षण है वो ओबीसी की तरफ से नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद में दिया है वर्क एंड एलोकेशन ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स। तो इस पॉइंट पे क्या दिया है कि जो इनके नाम दिए हैं, चेयरपर्सन का नाम दिया है, वाइस चेयरपर्सन का नाम दिया है, और वो लोग कहाँ कहाँ भी कार्य करते हैं और उनकी कौन कौन सी मिनिस्ट्री है ये दिया हुआ है। सबसे पहले उनका नाम दिया है, पर्सनल डिटेल दी है, और जो उनको स्टेट या यूनियन टेरिटरी अलॉटेड है वो दिया है, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कौन कौन से मिले हैं वो दिया है। जैसे कि चेयरमैन है जो भगवान लाल साहनी, उनकी प्रोफाइल दी हुई है, और वो कौन कौन से स्टेट पे अभी वर्क कर रहे हैं या यूनियन टेरिटरी उनके अंडर में आएगी वो दिया है, और मिनिस्ट्री कौन कौन सी उनको मिली है ये सब दिया हुआ है।
उसके बाद में एक लिस्ट दी है सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज, मतलब इस लिस्ट में क्या है कि जितनी भी कास्ट वगैरह हैं, कौन कौन सी कास्ट कौन से स्टेट में ओबीसी में आती है, इस लिस्ट में जानकारी दी हुई है। उसके बाद एडवाइसेस ली हैं। एडवाइसेस किस तरह की हैं? एडवाइसेस हैं हर स्टेट के लिए अलग अलग दी हुई हैं कि कौन सी स्टेट में किसके लिए कौन सी कास्ट है जिसके लिए ज़्यादा अभी वर्क करने की ज़रूरत है जो ओबीसी में है। उसके बाद टूर रिपोर्ट दी है, तो टूर रिपोर्ट में कुछ नहीं है, जितने भी चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं वो लोग क्या टूर रिपोर्ट करते हैं अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग अलग जगह पर जाकर, तो उसकी रिपोर्ट दी गई है इसमें। उसके बाद डिस्कशन फोरम दिया है, तो डिस्कशन जो राष्ट्रपति और स्टेट से किया जाता है, सेंट्रल से दिया है, उसके बारे में दिया है। फिर उसके बाद में जो मीटिंग्स है वो जानकारी दी गई है। गजेटेड नोटिफिकेशंस दिए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए है, ये अपने काम का नहीं है। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या दिया है। एनुअल रिपोर्ट्स, तो अभी तक जो रिपोर्ट्स दी गई हैं, एनुअल रिपोर्ट्स जो अभी तक दी गई है 1993 से, वो सारी लिस्ट दी हुई है उनकी। इसके बाद में आता है मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो मंडल कमीशन रिपोर्ट में जो ये आयोग है इसी के बारे में दिया है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन एनसीबीसी। तो रूल्स मैंने डाउनलोड कर लिया है, अभी इसको हम अपन डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में दिया है स्टेटस रिपोर्ट ऑफ कंप्लेंट्स एंड कॉम्प्लियंस, तो ये भी अभी डाउनलोड कर लिया है, इसको अपन ओपन करके देख लेंगे। फिर कमीशंस रिपोर्ट, ये कमीशन जो है, आयोग जो है, ये जो एनुअली रिपोर्ट बनाते हैं ये लोग, ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो उसकी जानकारी इसमें दी गई है कि कौन कौन से मुद्दे रहेंगे या कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनसे रिपोर्ट तैयार की जाएगी और राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी जाती है, ये रिपोर्ट किसी राज्य विधायिका में भी जा सकती है, गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाता है इन रिपोर्ट्स के बारे में। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को एनुअली रिपोर्ट जाना जरूरी होता है, और राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी वो रिपोर्ट मंगा सकता है। भारत सरकार द्वारा ये पूरा जो अधिनियम आए थे, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो एक्ट वगैरह आए हैं, अधिनियम आए हैं, उनके बारे में पूरी लिस्ट है, तो उस लिस्ट को एक बार हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो अधिनियम या नियम कानून हैं उनकी जानकारी इस पीडीएफ में दी हुई है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था। इस आयोग का जो एक्ट है, एक्ट में दिया था कि पहले प्रारंभिक चीज़ें दी थी कि ये कब लागू हुआ था। 1 फरवरी 1993 को पहली बार ये आयोग बनकर जब भी बना था, ये एक्ट आया था, तो ये एक्ट लागू हो गया था 1993 में। ओबीसी के लिए एक एक्ट आया था, वो 1 फरवरी 1993 को लागू किया गया था। उसके बाद में परिभाषाएं दी है पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग में कौन कौन आएगा? जो लोग अनुसूचित जातियों में और अनुसूचित जनजातियों में नहीं आएंगे, और जो जनरल में नहीं आएंगे लेकिन थोड़े बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। फिर आयोग जो बना है वो कौन सी धारा के अधीन बना है? तो धारा 3 के अधीन आयोग बनाया गया है। फिर अध्याय 2 में क्या दिया है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन किस तरह से हुआ था। तो गठन के बारे में तो हमें पता है कि किस तरह से होगा, कि केंद्र सरकार है वो एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक्ट निकालती है। एक्ट निकालने के बाद में उसके लिए एक आयोग बनाने की धारणा रखती है। इस तरह से उसका एक गठन होता है। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें दी हुई हैं, जिसमें लिखा है कि जितने भी सदस्य रहेंगे वो 3 साल तक के लिए अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, इनको केंद्र सरकार हटा भी सकती है। केंद्र सरकार कैसे हटा सकती है? देखो, पहले क्या होता था कि एसटी एससी में प्रेसिडेंट डिसाइड करते थे, हटा सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि ये हटाने के लिए केंद्र सरकार किसी भी पद को हटा सकती है, किसी सदस्य को हटा सकती है। वो क्यों हटाएगी? अगर वो दिवालिया हो गया तो उसको हटा देगी। ठीक है, या तो फिर वो किसी दोष वगैरह में पाया जाता है, मान लो कहीं पे आयोग के साथ में हैं और कहीं पे इसने करप्शन वगैरह या कुछ ऐसी नैतिक या दंडीय अपराध कर देता है जिससे लोगों की भावनाओं को खेद होता है, तो दोष सिद्ध होने पर इसको हटा सकते हैं। और अगर उसके चरित्र पर कुछ दाग लग जाता है, विकृत हो जाता है, तो हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कार्य करने से अगर कोई मनन न कर रहा है, असमर्थ है, वो कार्य करने के योग नहीं है, नॉट कैपेबल टू वर्क, तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह और भी चीज़ें दी हुई हैं। फिर आयोग के अधिकार और अन्य कर्मचारियों के बारे में दिया है। तो ये सारी चीज़ें जी दी हैं। फिर आयोग के कार्य और शक्तियाँ दी हैं। तो आयोग के कार्य क्या क्या हैं? आयोग के वही कार्य हैं कि इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटरिंग करना जो भी पिछड़ा वर्ग आयोग के हैं, और उनके लिए सलाह मशवरा करना स्टेट और सेंट्रल से, और ये सारी चीज़ ये दी हुई हैं। फिर आयोग की शक्तियों के बारे में दिया है। तो आयोग की क्या क्या शक्तियाँ हैं कि वो अगर पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अन्याय होता है, तो वो किसी भी जो अन्याय करने वाला व्यक्ति है उसको बुला सकता है अपने इधर। इसको भी लगभग सिविल कोर्ट के जैसे अधिकार होते हैं। तो ये किसी भी व्यक्ति को जो आपराधिक होता है उससे दस्तावेज भी ले सकता है, या फिर कोई कंपनी है तो उससे भी दस्तावेज ले सकता है, उससे बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, वो बुला सकते हैं अपने आयोग में। ठीक है, और अपने उस तरह से वो अपने कार्य कर सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके लिए 2018 में जो नियम कानून में चेंजेस हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं या जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2018 में, जो उसके तहत क्या बदलाव हुए हैं उसके लिए एक गवर्नमेंट की PDF आई थी, और वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो ये कब आई थी? 15 अगस्त 2018 को 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो आयोग है वर्तमान में, वो गठित किया गया था। 338B के क्लॉज 4 में इस कमीशन का जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन, इस पॉइंट में दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी जानकारी, उसका उल्लेख हमें मिलता है, जिसमें एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर की बात कही गई है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 हुआ था। ये हमें कौन से संविधान के अनुच्छेद 338 में ये सारी जानकारी मिलती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इस आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद में फंक्शंस दिए हैं आयोग के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। तो पहला है इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटरिंग करना। किस चीज़ की मॉनिटरिंग करना और इन्वेस्टिगेशन करना? जांच और निगरानी रखना। जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको जो कानूनी और संवैधानिक सुविधाएं दी गई हैं, सुरक्षा दी गई हैं, उसकी निगरानी रखना और उसके लिए जांच करना कि सब सही तरीके से चल रहा है, ये इनका पहला कार्य होता है। ठीक है, उसकी सुरक्षा करना। दूसरा कार्य है इंक्वायरी बैठाना। इंक्वायरी किसके लिए? अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट आती है, अगर कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, उसके राइट्स और उसके सेफगार्ड्स की हानि होती है, मतलब अगर कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है, उसके अधिकारों की और सुरक्षा की हानि होती है, तो उसके लिए इंक्वायरी बैठाई जाएगी। उसकी कंप्लेंट जो आएगी उसके लिए ये आयोग कार्य करेगा। इस आयोग का तीसरा कार्य है वो है सामाजिक आर्थिक विकास की बात करना, उसके लिए प्लानिंग करना। जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग करना कि किस तरह से, कि जो भी स्टेट के लोग हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी के लोग हैं या जो यूनियन के लोग हैं, उनके लिए किस तरह से हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह की आर्थिक और सामाजिक उनको एक दायित्व में ऊंचा कर सकते हैं, ये सब प्लान करता है ये आयोग। इसके बाद में जो भी ये रिपोर्ट रहेगी, ये इन सारी तीनों चीज़ों की रिकमेंडेशन वगैरह जो रहेगा, वो एक प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट जाती है। ये रिपोर्ट या तो एनुअली जाएगी या फिर प्रेसिडेंट जब बुलाएंगे तब जा सकती है। इसमें उनके जो सुरक्षा है या उनको एम्पावरमेंट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लानिंग रहेगी इस आयोग की, वो इस रिपोर्ट में देगा। जो भी कंप्लेंट्स या रिकमेंडेशन रहते हैं वो सब देता है। इस रिपोर्ट में होता क्या है? इस रिपोर्ट में प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात होती है, किसकी? सुरक्षा की, कल्याण की और विकास की बातें होती हैं इस रिपोर्ट में। अभी हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर काफ़ी कुछ देख लिया है। अब हम उन्हीं बातों को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बॉडी कार्य करती है और उसका गठन किस तरह से हुआ है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है।
इस संवैधानिक निकाय का गठन संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा किया गया है। ये कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। मतलब वर्तमान में जो इसकी बॉडी है अभी कार्य कर रही है, ये 2018 में जो अधिनियम आया था उसके तहत बनकर तैयार हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 338 में इस आयोग का वर्णन हमें मिलता है। इस आयोग का उल्लेख हमें संविधान के अनुच्छेद 338 में मिलता है। बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि इस आयोग का बैकग्राउंड क्या था। 1950 और 1970 में हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले 1950 में काका कालेकर कमेटी थी, जिसने ओबीसी के डेवलपमेंट की बात कही थी, जिसने बोला था कि ओबीसी वर्ग जो है एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जनरल के अलावा भी एक वर्ग है जो हमारे समाज में है, जिसके लिए हमें कुछ अथक प्रयास करने चाहिए जिनके डेवलपमेंट के लिए। तो किन्होंने बोला था? ये बोला था काका कालेकर कमेटी ने। काका कालेकर कमेटी के द्वारा पहली बार ये बात कही गई थी कि समाज में एक वर्ग है जिसे ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। इसके बाद 1970 में बीपी मंडल कमेटी आती है, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो इस कमेटी ने भी इस वर्ग के बारे में डेवलपमेंट की बात कही, इस वर्ग के इम्प्लीमेंट की बात कही। इसके बाद 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट आती है। 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट आती है। इस गवर्नमेंट के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही गई थी। देश में जनसंख्या को देखते हुए 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट आती है। वो ओबीसी के आरक्षण की बात करती है, 27% आरक्षण की बात करती है, क्योंकि इतने बड़े देश में सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज निकल के आ रहा था तो वो था ओबीसी का। ओबीसी कैटेगरी में जो लोग थे उनकी जनसंख्या पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बीपी सिंह की जो गवर्नमेंट आई 1990 में, उसने 27% आरक्षण की बात कही थी। 1990 में जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी के लोगों को मिलता है, उसके बाद में 1992 में इंदिरा सविनय केस 1992 आता है। इसमें क्या होता है कि इंदिरा सविनय केस में 1992 में जो आया था, इसने बोला कि 27% रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड रीज़न बताते हुए 27% आरक्षण दिया। उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है और ऐसा होना भी चाहिए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इंदिरा सविनय केस के माध्यम से बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो देश में जनसंख्या है उसके आधार पर 27% देना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, संवैधानिक निर्णय के हिसाब से सही है। इस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको एक आयोग बनाना चाहिए। गवर्नमेंट से ये रिकमेंडेशन की कि आपको एक आयोग बनाना चाहिए। उसमें आप इंक्लूजन और एक्सक्लूजन कर सकते हैं, आप किसी भी जाति को जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। इस तरह से रिकमेंडेशन की सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से। उसने कहा कि इसके थ्रू आप बेनिफिट्स दे सकते हैं, प्रोटेक्शन की बात कर सकते हैं, सुरक्षा की बात कर सकते हैं। इसके बाद 1993 में गवर्नमेंट एक एक्ट पारित करती है, NCBC एक्ट 1993, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 एक एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा किस तरह से जो कास्ट हैं, जो जातियां हैं, वो कौन सी कास्ट, कौन सी जाति बैकवर्ड क्लास में सम्मिलित हो सकती हैं या हटाई जा सकती हैं, इस एक्ट के थ्रू बताया गया। 1993 के पहले जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 नहीं आया था, उसके पहले ओबीसी के जो लोग थे, पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, उनकी कंप्लेंट, उनका सॉल्यूशन, शिकायतें जो होती थी और जो उनके समाधान है, कौन देखता था? वो देखता था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। 1993 के पहले तक
बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग की जो शिकायतें होती थीं उनका सॉल्यूशन का समाधान यही किया करते थे। 2017 में 123वां संविधान संशोधन बिल आता है। बिल कहाँ आता है? संसद में। संसद में क्या होता है कि इस बिल का नाम उस टाइम हुआ करता था राष्ट्रीय शैक्षिक एवं सामाजिक आयोग बिल, नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशनल एंड सोशली क्लासेस बिल। तो इस बिल के नाम की वजह से ही एक डिबेट्स होने लगी, पॉलिटिक्स होने लगी कि भाई ये किस तरह का नाम रखा है आपने, आप ओबीसी की बात कर रहे हो और ये नाम रखा है। तो यहाँ पर थोड़ी हंसी मजाक होने लगा। तो इस तरह से ये बिल पास नहीं हुआ फिर, क्योंकि इसमें जो बात कही गई थी ये केवल ओबीसी के नाम पर कही गई थी और बिल का जो नाम था उसमें पूरा बोला गया था कि नेशनल कमीशन एजुकेशनल एंड सोशली क्लासेस बिल। तो बिल का नाम जो है उसे डिफाइन ही नहीं हो पा रहा था। तो इसमें काफ़ी डिबेट हुई और पॉलिटिक्स हुई और उस वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। 2017 के बिल में जो 123वां संविधान संशोधन बिल था 2017 का, इसमें क्या बोला गया कि हम एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक अलग बॉडी जो आयोग है उसको संशोधित करना चाहते हैं, एक अलग से बहुत संवैधानिक बॉडी बनाना चाहते हैं। उसमें सुरक्षा समस्या और जो नीतियां बनाई जाएंगी वो किसके लिए बनाई जाएंगी? बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई जाएंगी, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए बनाई जाएंगी, ये बात कही गई। नाम सही ना होने की वजह से संसद बोलती है भाई आपको बॉडी बनानी है, नाम तो सही करो तब तो अच्छी बॉडी बना पाओगे। तो इस तरह से इसमें नाम में संशोधन किया जाता है, फिर इसका नाम रखा जाता है एनसीबीसी एक्ट। इसमें ये बिल फिर पास हो जाता है संसद में भी, लोकसभा में और राज्यसभा में, सब जगह पास हो जाता है। जब ये पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा इसको अनुमति मिल जाती है 2018 में। अगस्त 2018 में एनसीबीसी एक्ट को पूरी अनुमति मिल जाती है कि आप पूरा आयोग का अच्छी तरह से गठन कर सकते हैं, जो भी पुराना एक्ट था उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप एक आयोग बना सकते हैं। तो 1993 में केवल एक्ट था, एक्ट का नाम क्या था? एनसीबीसी एक्ट 1993, जो 2018 के एक्ट के द्वारा एक आयोग में कन्वर्टेड हो जाता है, एक संवैधानिक बॉडी में कन्वर्टेड हो जाता है। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम 2018, जो कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की जाती है और जो एनसीबीसी एक्ट 1993 था उसको निष्फल कर दिया जाता है। तो 1993 का जो एक्ट था उसको निष्फल करने के बाद ये बॉडी बनकर तैयार हो जाती है 2018 में। 2018 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेदों में इम्प्लीमेंट होता है, वो थे 338B और 342A। संविधान के अनुच्छेद 338B और 342A में पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित हमें वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 338B में कंप्लेंट और वेलफेयर की बात की गई है। पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो भी शिकायतें होंगी या कल्याण की बातें की गई हैं, जो किससे संबंधित है? सामाजिक और शैक्षिक चीज़ें होंगी पिछड़ा वर्ग के लिए, उनसे संबंधित है। अगर उनकी कोई कंप्लेंट आती है या उनके कोई वेलफेयर की बात करनी है, उनकी कोई शिकायतें आती हैं या उनके कल्याण की बात करनी है, तो ये हमें 338B अनुच्छेद मिलेगा। 338B के तहत ही इन कंप्लेंट्स और वेलफेयर की जो चीज़ें आएंगी सामाजिक और शैक्षिक संबंधित रहेंगी पिछड़ा वर्ग के लिए, तो इसी अनुच्छेद के तहत उनका उपाय किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 342A में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट भी सेम चीज़ बोलते हैं कि जो भी सामाजिक या शैक्षिक बातें रहेंगी पिछड़ा वर्ग से संबंधित राज्यपाल के द्वारा कंसल्ट की जाएंगी हर स्टेट के और पार्लियामेंट में सौंपी जाएंगी। अनुच्छेद 342A में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट सामाजिक और शैक्षणिक जो चीज़ें होंगी, जो बातें होंगी पिछड़ा वर्ग से संबंधित, उन बातों की रिपोर्ट इस आयोग से लेते हैं और ये आयोग राष्ट्रपति को इन सारी चीज़ों से संबंधित रिपोर्ट देगा और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति या तो राज्यपाल से कंसल्ट कर सकते हैं और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट कर सकते हैं,
ताकि उनमें डेवलपमेंट हो सके, सुधार हो सके। अब हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो स्ट्रक्चर उसकी बात करते हैं। इस आयोग में एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, उसके अलावा 3 पर्सन होंगे और सेक्रेटरी की भी बात की गई है। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 सचिव होंगे और 3 सदस्य होंगे और 1 सचिव होगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य और सचिव, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा और इनका कार्यकाल कितने टाइम तक रहेगा और इनकी सेवा की क्या शर्तें रहेंगी, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा की जो शर्तें हैं वो क्या रहेंगी। तो वो कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। राष्ट्रपति इन चीज़ों के बारे में किनसे कंसल्ट करते हैं? मंत्रिमंडल से ये चीज़ें कंसल्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम पावर्स और फंक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शंस देख लेते हैं। इस आयोग के जो फंक्शंस हैं ये भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की तरह कार्य करते हैं। तो पहला फंक्शन जो इस आयोग का है वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना, जांच करना, निगरानी करना। किसकी जांच करना और किसकी निगरानी करना? ये जो भी सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दे रहेंगे उनकी सुरक्षा के लिए जांच करना, निगरानी करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि कहीं इनका संवैधानिक शोषण तो नहीं हो रहा, कहीं इनको संवैधानिक चीज़ों से इन हानि तो नहीं हो रही है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटर कौन करेगा? ये आयोग करेगा। इसके बाद में इसका दूसरा कार्य है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी किस चीज़ की करना? कंप्लेंट्स की, शिकायतों की इंक्वायरी करना। ये कंप्लेंट्स किस तरह की हो सकती है? ये अधिकार और सुरक्षा जो भी बैकवर्ड क्लासेस को दिए गए हैं, अगर उनकी हानि होती है तो उनकी एक कंप्लेंट इनके आयोग में आएगी जिसकी वो इंक्वायरी कर सकते हैं। तीसरा कार्य जो है वो है सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग करना, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना। किससे संबंधित? बैकवर्ड क्लास के लिए जो भी सोशल और एजुकेशनल मुद्दे रहेंगे उनके लिए आर्थिक सामाजिक विकास का प्लान करना और उसके लिए डेवलपमेंट के लिए उनकी बात करता है ये आयोग। इसके बाद इस आयोग का ये कार्य होता है एनुअली रिपोर्ट तैयार करना। ये रिपोर्ट होती है किस बारे में? ये रिपोर्ट होगी इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग के बारे में, इंक्वायरी के बारे में और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। ये रिपोर्ट तैयार करेगा आयोग और ये रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश करते हैं और आयोग चाहे तो पार्लियामेंट को भी ये रिपोर्ट के द्वारा कंसल्ट कर सकता है और गवर्नमेंट से कंसल्ट करता है। लेकिन अगर ये रिपोर्ट जो है मेन सौंपनी होती है किसको? प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट बनाकर देनी ही होती है। एनुअली देगा या फिर जब प्रेसिडेंट मंगाएंगे तब देंगे। और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भी पेश कर सकती है और प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट क्या कर सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। एनुअली रिपोर्ट तैयार करना, ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। प्रेसिडेंट को सौंपना ज़रूरी होता है और प्रेसिडेंट चाहे तो ये रिपोर्ट एनुअली ना रहकर कभी भी मंगा सकते हैं। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट देते हैं, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। वो चाहें तो किसी भी स्टेट के राज्यपाल से कंसल्ट कर सकते हैं, उनको ये रिपोर्ट दे सकते हैं। क्योंकि हर स्टेट में भी ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं तो राज्यपाल के पास भी ये रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आयोग चाहे तो कंसल्ट कर सकता है पार्लियामेंट और गवर्नर से भी, लेकिन प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देना इनके अनिवार्य रहता है कि इनको साल में एक बार रिपोर्ट तो देनी है और अगर प्रेसिडेंट चाहेगा तो पहले भी ये रिपोर्ट ले सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है कि जो डेवलपमेंट की बात होती है, अधिकारों की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है और शिक्षा संबंधी और सामाजिक संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन सब के बारे में बात होती है। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल ये राज्य विधायिका को रिपोर्ट दे सकता है कि आपके स्टेट में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जो आयोग के द्वारा रिपोर्ट में दी गई होती हैं। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो प्रोटेक्शन, वेलफेयर और डेवलपमेंट मतलब सुरक्षा, कल्याण और विकास के लिए अगर आयोग से चाहे तो कंसल्ट कर सकता है कि देश में और एक स्टेट में किस तरह से
और कार्य करने चाहिए, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह से प्रोटेक्शन किया जा सकता है, उनका कल्याण किया जा सकता है, और डेवलपमेंट की बात हम और आगे कर सकते हैं, डेवलपमेंट और किस तरह से किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट से इन सभी मुद्दों पर बात करके एक लॉ निकाल सकता है, एक लॉ बना सकते हैं। अगर हम आयोग के पावर्स की बात करें तो आयोग के पास सिविल कोर्ट के इक्वल पावर होता है किसी भी मैटर के लिए। अब ये पावर किस तरह का होगा? इनके पास पावर होता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसी मैटर पर इंक्वायरी बैठाने के लिए। कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए वो इंक्वायरी बैठा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन में और इस इंक्वायरी में क्या क्या कर सकते हैं वो? आयोग चाहे तो सुनवाई कर सकता है या किसी भी कंप्लेंट को ख़त्म कर सकता है। वो कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी ले सकता है, एविडेंस की बात कर सकता है, रिकॉर्ड भी रख सकता है, वो पब्लिकली और ऑफिशियली रिकॉर्ड मांग सकता है किसी से भी, और एग्जामिन भी कर सकता है। जो भी उसका विटनेस रहेगा उस कंप्लेंट का, तो उसके लिए वो एग्जामिन भी कर सकता है, और जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो भी मंगा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो इस तरह की पावर होती है। सेम यही पावर जो होती हैं ये सिविल कोर्ट की भांति होती हैं। तो इस तरह से जो पावर हैं ये यूज़ कर सकता है। किन के लिए यूज़ कर सकता है? जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, अगर उनके कानूनी और संवैधानिक जो भी अधिकार दिए गए हैं अगर उनका हनन होता है तो वो उन सब के लिए इस पावर का यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो बात करता है हमेशा। वो बनाई ही बॉडी इसलिए गई है कि डेवलपमेंट हो सके। अब हम एक बार नज़र डालते हैं विकिपीडिया में इस आयोग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले जो दिया है वो है इसका नाम, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। सबसे पहले दिया है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस तरह की बॉडी है? एक संवैधानिक बॉडी है। तो ये कैसे बनी थी संवैधानिक बॉडी? क्योंकि 1993 में ये जब बॉडी बनी थी वो तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी, एक एक्ट के द्वारा बनी थी। लेकिन क्या हुआ कि 2017 में 123वां संविधान संशोधन बिल आता है। उसके बाद में 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसके तहत इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। 123वें संवैधानिक अधिनियम बिल के द्वारा 2017 में और 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक बॉडी का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनकर तैयार होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के अनुच्छेद 338B में जोड़ा गया है। इस आयोग के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है? इस आयोग के लिए मिनिस्ट्री काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये बनकर तैयार हुई थी 14 अगस्त 1993 में। इसके बाद दिया है कि जो इसका फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 14 अगस्त 1993 में। तो 14 अगस्त 1993 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक्ट आया था। इस एक्ट के तहत वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी थी, लेकिन वर्तमान में जो अभी 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके तहत वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एक संवैधानिक बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। वर्तमान में इसके लिए एक मिनिस्ट्री काम करती है, वो है सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट, जिसके मिनिस्टर हैं तावरचंद गहलोत। कौन है? तावरचंद गहलोत। इस आयोग के जो सदस्य हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। तो इसके चेयरमैन कौन है? भगवान लाल साहनी जी हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। उसके बाद 3 सदस्य और हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो ये हैं कौशेंद्र सिंह पटेल, सुधा यादव, आर्चरी तल्लुजू। तो इस तरह से 3 सदस्यों के नाम हैं। क्या क्या नाम है? पहले तो चेयरमैन का नाम आप याद रखना और इसके पहले कौन चेयरमैन थे वो याद रखना। अभी वर्तमान में भगवान लाल साहनी जी इसके चेयरमैन हैं। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338A में
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। हमें किस में मिलता है? संविधान में मिलता है। तो संविधान पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर कंपोजिशन के बारे में लिखा है। ये कंपोजिशन किस आर्टिकल के तहत आएगी? अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है। इस आयोग में एक चेयरमैन होगा, एक वाइस पर्सन होगा, उसके अलावा 3 सदस्य होंगे। पर अभी इम्प्लीमेंट करके एक सेक्रेटरी और रखा जाता है इस आयोग में। चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और जितने भी मेंबर होंगी उनको उनका अपॉइंटमेंट और जो उनको रिमूवल है वो किसके हाथों में होता है? प्रेसिडेंट के हाथों में लिखा है, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद करंट मेंबर्स उनकी लिस्ट दी है। तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी जी हैं। ठीक है, वर्तमान में ये चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन है डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। उसके अलावा 3 मेंबर हैं। तो एक मेंबर है सुधा यादव, दूसरे मेंबर हैं कुशेंद्र सिंह पटेल और तीसरे मेंबर हैं आर्चरी तलोजू। इसके बाद दी हुई हैं पावर्स और फंक्शंस। शक्तियां क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं, इस बारे में दिया हुआ है विकिपीडिया में। तो 1993 का जो एक्ट आया था, एनसीबीसी एक्ट 1993, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, उस एक्ट में सारी पावर्स और शक्तियां दी गई थी। शक्तियां यहाँ पर आयोग के फंक्शंस दिए हैं, कार्य दिए हैं। तो कार्य अनुच्छेद 338 बी के क्लॉज 5 में दिए गए हैं। इसमें पहला कार्य आयोग का क्या दिया गया है? पहला कार्य है इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटरिंग करना। किस बेस पर होता है ये सब? कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर रहेगा। कौन कौन सी फील्ड में रहेगा? सोशल एंड एजुकेशनल फील्ड में रहेगा। तो जो जांच की जाएगी, जो निगरानी रखी जाएगी, वो संवैधानिक रूप से की जाएगी। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए संविधान के अकॉर्डिंग जांच और निगरानी की जाएगी। ये कौन करेगा? ये आयोग करेगा। इसके बाद में दूसरा कार्य दिया है। दूसरा कार्य दिया है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी किस तरह की? जो भी कंप्लेंट्स आएंगी, कंप्लेंट्स कौन सी आएंगी? जो उनके राइट्स और सेफगार्ड से रिलेटेड रहेंगी, मतलब अधिकारों की और जो उनकी सुरक्षा की अगर हानि हो रही है। इसके बाद जो तीसरा कार्य दिया है वो है एडवाइस देना। एडवाइस किस लिए देना? और पार्टिसिपेट करना। किस लिए? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब सामाजिक आर्थिक विकास। किनका? बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनकी शिक्षा संबंधी और सामाजिक संबंधी जो भी मुद्दे रहेंगे उनके लिए एडवाइस देना, सामाजिक आर्थिक विकास की बात करना। ये इस आयोग का तीसरा कार्य रहेगा। उसका डेवलपमेंट करना है, चाहे वो यूनियन में हो चाहे वो स्टेट में हो। उसके बाद चौथा जो कार्य है वो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपना। रिपोर्ट में क्या रहेगा? रिपोर्ट में इनके डेवलपमेंट की बात रहेगी, इनके सुरक्षा की बात रहेगी, इनके अधिकारों की बात रहेगी। उसके बाद 5वां कार्य दिया है कि जो रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट में भी देना है और जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें भी देना है। रिपोर्ट किसको? राष्ट्रपति को जाएगी। ठीक है, इन सभी में इम्प्लीमेंट की बात की जाती है। इम्प्लीमेंट किस तरह का? सुरक्षा संबंधी रहेगा, डेवलपमेंट संबंधी रहेगा, प्रोटेक्शन, वेलफेयर, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित रहेगा। सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित रहेगा, एजुकेशन से संबंधित रहेगा, शिक्षा से जो शिक्षा दी जाएगी बैकवर्ड क्लासेस के लिए उसके लिए, और सामाजिक जो कार्य रहेंगे उनके लिए रिकमेंडेशन रहेगी इस रिपोर्ट में। और ये रिपोर्ट जाएगी किसके पास जाएगी रिपोर्ट? ये रिपोर्ट जाएगी राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। पार्लियामेंट में भी पेश करेंगे। राज्यपाल को क्यों देते हैं? ताकि राज्यपाल उन चीज़ों के बारे में पढ़े और वो वहाँ के अपने स्टेट लेजिस्लेचर को देगा। किसको देगा? राज्य विधायिका को देगा, ताकि जो भी स्टेट है वो अपने वहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए आयोग के द्वारा जो भी चीज़ें बोली गई हैं उस पर एक बार नोटिस करे, गौर करे। उसके बाद 6वां जो कार्य है, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई किसी सब्जेक्ट पर इनसे सलाह लेता है, मांगता है, तो इस आयोग को उस टॉपिक पे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ेगी।
चाहे वो वेलफेयर वाली हो, चाहे वो डेवलपमेंट वाली हो, चाहे वो प्रोटेक्शन वाली हो, क्योंकि राष्ट्रपति भी यही सोचेंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनका विकास हो, उनकी आर्थिक सुरक्षा मिल सके, उनका कल्याण हो। तो इसके लिए वो इस आयोग से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके लिए ये आयोग प्रेसिडेंट को सलाह देगा। इस तरह से हमने पहले गवर्नमेंट साइड, फिर अपने शॉर्ट नोट और विकिपीडिया के थ्रू ये पूरा आयोग पढ़ लिया है। यहाँ हमारा ये आयोग समाप्त होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हमने तीनों जगह से पढ़ लिया है। तो इस तरह से हमें काफ़ी जानकारी मिल गई है जो हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है ये वाला, इस आयोग का, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद।